स्टूडेंट आइए अब एक और एग्जांपल से हम लीस्ट स्क्वेयर मेथड को समझते हैं। द फॉलोइंग टाइम सीरीज आर द एनुअल प्रॉफिट्स इन थाउजेंड ऑफ रुपीज इन अ सर्टेन बिजनेस। हमने किसी बिजनेस के थ्रू एक प्रॉफिट जो है वो ऑब्टेन किया है और इस प्रॉफिट को जो कि डिफरेंट ईयर्स में ऑब्टेन किया गया है इसके लिए एक लीस्ट स्क्वेयर का ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि किस तरह का प्रॉफिट आया है हमें, और साथ में हमने क्या करना है कि बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर टू फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड एंड मेक एन एस्टिमेट ऑफ द प्रॉफिट इन 1985 वी हैव टू प्रिडिक्ट द वैल्यू फॉर 1985, यानी 1985 के लिए हम अभी से प्रिडिक्ट कर लेंगे, जबकि 1983 की वैल्यूज हमें गिवन है, यानी 1983 तक का प्रॉफिट हमें गिवन है। लेकिन इन सारी पिछली वैल्यूज को देखते हुए हम 1985 में प्रिडिक्शन कर सकते हैं बाय यूजिंग टाइम सीरीज एंड द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर कि हमें कितना प्रॉफिट जो है 1985 में वो ऑब्टेन हो सकता है। सेकंड में हमने क्या करना है, फिट अ पैराबोला ट्रेंड एंड देन डिटरमिन व्हिच इज द बेटर फिटिंग ट्रेंड, के दोनों में से कौन सा बेटर फिट है। एक तो लीस्ट स्क्वेयर को हमने फिट करके देखना है और सेकेंडली हमने पैराबोला को फिट करके देखना है। देखें स्टूडेंट किस तरह से हम इसको करेंगे। हमें ये पता है कि कितनी वैल्यूज हैं, पीछे आप देखें, पहले वैल्यूज को देख लेते हैं। हमारे पास मैंने आपको बताया है कि ये जो है ये y वैल्यूज होती हैं हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास जो है x वैल्यूज हम बना लेते हैं इनको y वैल्यूज को देखते हुए। ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, मीन्स कि हम इसके मिडल में लिखेंगे 0 और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 -1 -2 एंड -3 फॉर x वैल्यू। ठीक है, बाय यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट स्क्वेयर के इक्वेशन लिख लेनी है। जब हम लीस्ट स्क्वेयर की इक्वेशन लिखेंगे तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आती है, yt इक्वल्स टू a प्लस bx। ठीक है, टू नॉर्मल इक्वेशंस जब इसकी ड्राइव करेंगे उसी तरह सम ऑफ yt इक्वल्स टू n a, जब सम जो है a के साथ अप्लाई होगा तो a इज अ कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा, एन ए प्लस b सम ऑफ x। सही है। देन हम दूसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, सम ऑफ y एक्स वाई इक्वल्स टू a सम ऑफ x प्लस b सम ऑफ x स्क्वेयर। इसी तरह से ये दोनों नॉर्मल इक्वेशंस, इस इक्वेशन की टू नॉर्मल इक्वेशंस इस तरह से डिराइव होंगी। ये जो मैंने दो नॉर्मल इक्वेशंस लिखी हैं वो कैसे लिखी हैं, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ x क्या है, वो इक्वल्स टू 0 आया है। ये देखें सम ऑफ x हमारे पास क्या है, सम ऑफ x हमारे पास 0 है। सम ऑफ x हमारे पास 0 आ गया तो हमारे पास ये टू नॉर्मल इक्वेशंस आ गई। इन टू नॉर्मल इक्वेशन से हम a और b लिख सकते हैं। हम इस इक्वेशन से लिख सकते हैं a इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, सम ऑफ y ओवर n, और इसी तरह से b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सम ऑफ एक्स वाई ओवर सम ऑफ एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब हम अपने डेटा से इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट में हमने क्या करना है, द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पैराबोला लाइन। हमने क्वाड्रेटिक पैराबोला लाइन जो है वो इक्वेशन ड्रॉ करनी है। आपको पता है कि हमारे पास ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। पैराबोलिक वो इक्वेशन होती है जिसमें हम सेकंड डिग्री को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। पहले हम फर्स्ट डिग्री तक कर रहे थे, यानी a प्लस बी एक्स मीन्स यहाँ तक जो हमारे पास ट्रेंड आना था या लाइन आनी थी उसको हमने लीनियर लाइन बोलना था। और जब हमारे पास x की स्क्वेयर्ड की वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाएंगी मीन्स वी आर ड्राइविंग क्वाड्रेटिक फॉर्म। बिल्कुल उसी तरह से अब टू नॉर्मल इक्वेशंस, इसकी थ्री नॉर्मल इक्वेशंस बनेंगी क्योंकि ये x स्क्वेयर तक जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है क्यूबिक फॉर्म आ जाएगी तो इस मीन्स के प्लस dx3 होगा और उसके लिए हम 4 नॉर्मल इक्वेशंस डिराइव करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। तो इसमें भी देखें जो 3 नॉर्मल इक्वेशंस हैं, ये सम ऑफ a इक्वल सम ऑफ y इक्वल्स टू एन ए प्लस b सम ऑफ x आना चाहिए था ना। ये देखें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी बनेंगी वो क्या बनेंगी, सम ऑफ y इक्वल्स टू एन ए प्लस b सम ऑफ x
प्लस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, एक बन गई। फिर सम ऑफ एक्स वाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई करने पे आएगा एन सम ऑफ एक्स प्लस बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी सम ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। अब हम एक्स स्क्वायर को वाई के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर रहे हैं, इक्वल्स टू क्या आएगा, इधर सॉरी ए आएगा ना, ए सम ऑफ एक्स आ जाएगा, क्योंकि अब जो है वो एन सम की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर इधर आएगा ए सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी सम ऑफ एक्स क्यूब प्लस सी सम ऑफ एक्स 4। ठीक है, हमें पता है कि सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू किसके, 0 के। ठीक है, तो अगर सम ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू सम ऑफ एक्स भी तो हम लिख सकते हैं ना, वो इक्वल्स टू किसके होगा, एक्स क्यूब के। मीन के सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा, तो सम ऑफ एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0 ही आएगा। इन दोनों को जब हम इसमें पुट करेंगे इनमें, तो हमारे पास इनमें पुट करेंगे हम इक्वेशन 1, 2 और 3 में, तो हमारे पास जो इक्वेशंस डिटरमिन करेंगे वो सम ऑफ ए इक्वल्स टू एन ए प्लस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन, देन सम ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू बी सम ऑफ एक्स स्क्वायर, देन सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए सम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी सम ऑफ एक्स 4 आ जाएगा। अब इन इक्वेशन से हम किस किस की वैल्यू ड्राइव करेंगे, ए की, बी की और सी की वैल्यू हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब जब आप ये देखें कि जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये हमने लिख लिया है कि हमारे पास 0 मिडल में आना था एक्स वैल्यूज में, 1, 2, 3 और -1, -2 एंड -3। तो अब हम एक्स स्क्वायर का कॉलम बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या आएगा, फर्स्ट 3 को स्क्वायर करें तो 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, टोटल करें इसको सम तो कितना हमारे पास आ जाएगा, 28। x4 का कॉलम भी हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, 81, 16, 1, 0, 1, 16 एंड 81। सम अप करें वैल्यूज को तो हमारे पास सम ऑफ x4 आ जाएगा 196। इसी तरह xy का कॉलम ड्रा करें, xy में जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी -264। हमने किस लिए कर रहे हैं xy, ये हमारे पास y है और ये x की ऑब्जर्वेशंस हैं। -202, -105, 0, 113, 240 एंड देन 396। सम करें सारी वैल्यूज को तो आपके पास क्या आ जाएगा, 178। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई का कॉलम हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, x4, xy, एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। ये नॉर्मल इक्वेशंस को आप देखें, नॉर्मल इक्वेशंस में ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें ये वैल्यूज जो हैं वो चाहिए। इसी तरह से ये और पीछे जो हमने अभी अभी किया है इनकी नॉर्मल इक्वेशंस को, उनके लिए भी हमें सम ऑफ एक्स वाई चाहिए और सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, इसीलिए हमने वही कॉलम्स बना लिए हैं। अब देखें एक्स स्क्वायर वाई में क्या आएगा हमारे पास, 792, 404, 105, 0, 113, 480 एंड 1188। सम करें सारी वैल्यूज को तो आपके पास आ जाएगा 3082। इसी तरह से y को स्क्वायर करें, y वैल्यूज को, आप ये सारे डेटा को एक्सेल में डाल के भी कर सकते हैं।
चलें अब हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन करें, आपके पास क्या आ जाएगा 750 डिवाइडेड बाय एन, हमारे पास 7 वैल्यूज हैं। ए की वैल्यू आ जाएगी 107.14 एंड बी क्या आएगा हमारे पास 178 डिवाइडेड बाय 28 इक्वल्स टू 6.38। तो जो ऑब्जर्व्ड हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन, वो क्या हमारे पास एक ऑब्जर्व्ड इक्वेशन आ जाएगी, ऑब्जर्व्ड इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी y हैट t इक्वल्स टू क्या आ जाएगी 107.14 प्लस 6.38x। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन एंड इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो 2 नॉर्मल इक्वेशंस थी वो फाइंड आउट कर ली हैं। देखिए ये 2 नॉर्मल इक्वेशंस हमने बना ली हैं और इनको साइमल्टेनियसली हम सॉल्व करेंगे। a और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और फिर b को हम इसमें लिख देंगे। By solving the 2 normal equations, तो हम उससे a और c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एस्टिमेटेड जो हमारे पास लाइन है वो क्या निकल आएगी y हैट t इक्वल्स टू पैराबोला की जो लाइन निकलेगी 103.24 a प्लस क्या आएगा b की वैल्यू bx प्लस cx स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है इक्वेशन ऑफ आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास निकली है वो हमारे पास निकली है y हैट t इक्वल्स टू 107.14 प्लस 6.38x और हमने प्रिडिक्ट करना था 85 के लिए। आप इधर देखें कि अगर 83 के लिए ये वैल्यू है 3 है, तो अगर हम 84 के लिए जाएं 84 के लिए जाएं तो वो हमारे पास 4 हो जाएगा और अगर 5 के लिए जाएं तो यहाँ x क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, जब हम x यहाँ पे क्या लेंगे 85 के लिए x लेंगे हम x इक्वल्स टू 5 और इसको प्रिडिक्ट कर लेंगे हम y हैट t फाइंड आउट कर लेंगे डेट इज 139.04। ये प्रिडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी y हैट t की हमारे पास। थर्ड पार्ट में हमने क्या डिटरमिन करना है, थर्ड पार्ट में हमने ये डिटरमिन करना है कि कौन सा बेटर फिट है। ठीक है, सो in order to determine which is the better fitting trend, we calculate the sum of squares of residuals both cases. In case of straight line, sum of square of residuals is defined as sum of y square minus a sum of y minus b sum of xy। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। सम ऑफ y स्क्वायर क्या है हमारे पास a की क्या वैल्यू आई थी फर्स्ट पार्ट में, सम ऑफ y क्या है, b की क्या वैल्यू आई थी 178।
सारे को आप सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करें, एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल फॉर लीनियर ट्रेंड इज 353.36. Know the sum of square of residual for the parabolic equation is, इसको भी बिल्कुल वैसे ही डिफाइन किया गया है। इसमें क्योंकि c आ रहा था तो उसी तरह से हमने c इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई लिख लिया है। ये बेसिकली ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको ही ओपन किया गया है। अगर y हैट t देखें तो इसमें y हैट t इक्वल्स टू हमारे पास क्या था, a प्लस बी सम ऑफ x प्लस c सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब क्या करेंगे कि y माइनस a माइनस बी सम ऑफ x माइनस c सम ऑफ एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर एक्सपैंड करके सम अप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, सम ऑफ वाई स्क्वायर सेकेंड पार्ट में ये क्या निकला था हमारे पास 103.24, माइनस सी क्या निकला था, सी था हमारे पास 0.976। अब इसको सारे को सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाता है रिजल्ट 270.33, ठीक है। ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेसिडुअल्स फॉर पैराबोलिक। आप देखें कि दोनों की वैल्यूज में क्या फर्क आया है, वो हमारे पास आया है 353.36 एंड दिस इज 270.33. It means कि this one is lesser than 353.36. So we can say the parabolic trend is the better fit as it has the smaller sum of squares of residual. स्टूडेंट आइए अब एक और एग्जांपल से पैराबोलिक के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स घी इन पाकिस्तान इज गिवन बिलो। ईयर्स हैं 1970 टू 71 में जितनी प्रोडक्शन हुई है वो 1971 टू 72 एंड अप टू सो 1976 टू 77 तक जो भी वेजिटेबल्स में जो यूज होता है, वेजिटेबल्स घी जो यूज होता है टन्स में, उनकी प्रोडक्शन को बता दिया गया है। फाइंड अ सेकेंड डिग्री पैराबोला to the data and estimate the production for 1978 to 79। इसके लिए हमने प्रेडिक्शन करनी है। उसी तरह से बिल्कुल हम इक्वेशन को राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखें जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है पूरी इक्वेशन जो है वो राइट की गई है। ये देखें सम ऑफ y इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सम ऑफ x प्लस सी सम ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इससे ये नॉर्मल इक्वेशंस खुद बनानी आनी चाहिए। हम करते क्या है कि यहाँ पे सम अप्लाई कर रहे हैं। सम फर्स्ट इक्वेशन में सम अप्लाई किया है, ठीक है। इसमें क्या किया है, अप्लाई सम, ठीक। देन क्या किया है, देन किया है कि मल्टीप्लाई किया है एक्स एंड अप्लाई सम, समेशन अप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये देखें सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू एन। अब एन खत्म हो जाएगा क्योंकि सम जो है वो एक्स के साथ चले जाएगा, ठीक है। सम या समेशन अप्लाई, ऑलवेज अप्लाई विद अ वेरिएबल। टाइम भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल है हमारे पास, ठीक है।
y जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड y इज आल्सो अ वेरिएबल। सही है, प्रोडक्शन भी वेरिएबल है क्योंकि उसमें भी चेंज आती जा रही है। उसके बाद किस इक्वेशन में क्या किया है, इस इक्वेशन में किया है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है अब ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोबारा x के साथ तो देखें a सम ऑफ x स्क्वायर प्लस b सम ऑफ x क्यूब प्लस c सम ऑफ x 4 बन जाएगा। ठीक है, इसको अप्लाई कर दें, इसको करें मल्टीप्लाई x। और यहां हम ये भी कर सकते हैं कि इसी वाली इक्वेशन को सम अप्लाई करके x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर वही आ जाएगा कि a सम ऑफ x स्क्वायर प्लस b सम ऑफ x क्यूब प्लस c सम ऑफ x 4। नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह से अब हम x को लिख लेंगे कि बिल्कुल उसी तरह से x लिख लेते हैं कि x किस तरह लिखेंगे। हमारे पास कितनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7। हमने इसी तरह से x को कॉलम कंस्ट्रक्ट कर लिया। देन हम x स्क्वायर बना लेते हैं। टोटल करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, x क्यूब बना लें, x4 बना लें। ये सारी क्या है, इन कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम अपनी नॉर्मल इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली इनको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। xy का कॉलम कंस्ट्रक्ट करें। और जो सम करेंगे वेजेस को तो आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से अब x स्क्वायर के कॉलम को y से मल्टीप्लाई करें। अप्लाइड स्टैटिस्टिक का कोर्स बहुत इजी है, स्टूडेंट सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, बाकी जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत सिंपल हैं। उसी तरह से a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लें बाय सॉल्विंग दीज 3 इक्वेशन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली इक्वेशंस तो आपको सॉल्व करनी आती होंगी ना, आपको इसे 2 इक्वेशंस लेके, जैसे ये 2 इक्वेशंस हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करें ये 21 आ जाएगा। इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दें तो a यहां से वैनिश हो जाएगा, b और c की वैल्यू निकल आएंगी। फिर इस इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कर लें, इसमें भी इसी तरह से a को खत्म करके b और c की वैल्यूज निकाल लें। b और c की जो वैल्यू निकलेगी उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके a की ओरिजिनल वैल्यू निकाल लें। देन किसी 2 फिर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए b और c की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा और इसी तरह से c आपके पास आ जाएगा। हेंस द डिजायर्ड इक्वेशन क्या आपके पास आ जाएगी, y hat t equals to now we have to predict the value for by putting x equals to 8. (78 to 79)
तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम 70, 90, 77 टू 78 करेंगे एंड देन 90, 78 टू 90, 79, 78 टू 79 के लिए चाहिएगा तो 7 है तो फिर 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 8 इन a, तो y हैट t क्या निकल आएगा हमारे पास 385। जहां जहां x आ रहा है वहां वहां पुट करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a प्लस बी एक्स, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक है जी, तो जहां जहां x की जगह आप पुट करेंगे तो यहाँ पे और यहाँ पे आप, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये समझ लें कि x है। नेक्स्ट टॉपिक इज डी ट्रेंडिंग। अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमने किसके बारे में पढ़ा है, हमने लीस्ट स्क्वायर के बारे में अभी अभी मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट है व्हाट इज डी ट्रेंडिंग। डी ट्रेंडिंग इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द ट्रेंड कंपोनेंट फ्रॉम द ऑब्जर्व टाइम सीरीज is called D-trend. A D-trended time series is also called stationary time series. इसे स्टेशनरी टाइम सीरीज भी कहा। तो डी ट्रेंडिंग किस तरह से होती है कि ये जो डेटा में हमारे पास ट्रेंड एलिमेंट्स होते हैं इनको रिमूव कर दिया जाए तो जो डेटा हमारे पास रह जाएगा टाइम सीरीज का, इसको स्टेशनरी टाइम सीरीज कहा जाएगा या डी ट्रेंडिंग डेटा कहा जाएगा। द ट्रेंड कंपोनेंट इज रिमूव बाय कंप्यूटिंग either the deviations from the trend or the ratios to trend depending on whether the components follow the additive or the multiplicative model. Means कि हम remove करते हैं, we use two methods. Number 1 additive model या तो यूज करेंगे, Number 2 multiplicative. ठीक है, वो कह रहे हैं कि व्हेन द रिलेशनशिप इज एडिटिव, अगर एडिटिव होगा तो हम किस तरह से करेंगे अप्लाई, वी सेपरेट द ट्रेंड वैल्यूज फ्रॉम द ओरिजिनल वैल्यूज। ठीक है, सिंपली जो हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज निकली हैं, ट्रेंड वैल्यूज का मतलब है जो y हैट t हमारे पास निकलता है उसको हम ओरिजिनल वैल्यूज से सेपरेट कर देंगे अगर रिलेशनशिप किस तरह का है, एडिटिव मॉडल का है। इफ द मॉडल इज मल्टीप्लिकेटिव, अगर मल्टीप्लिकेटिव है, वी डिवाइड ईच ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन बाय द ट्रेंड वैल्यूज। द रेशियोज सो ऑब्टेन्ड आर एक्सप्रेस एज परसेंटेजेस। तो जो भी हमारे पास रेशियोज आएंगी उनको सिंपली हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटेजेस में शो होगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ सेक्युलर ट्रेंड जो है वो हमने पढ़ा है कि हमने किस तरह से एनालाइज किया है सेक्युलर ट्रेंड को। नंबर 1 जो हमने मेथड सीखा था वो था मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व। नंबर 2 सेमी एवरेज मेथड। Number 3 moving average method, and number 4 is method of least square. ये 4 मेथड्स हमने किसके लिए पढ़े हैं, जबकि हमने सेक्युलर ट्रेंड को एनालिसिस करना था कि सेक्युलर ट्रेंड को किस तरह से टाइम सीरीज डेटा में एनालिसिस किया जाए इसका। देन वी यूज दीज 4 मेथड्स। नेक्स्ट जब हमने नेक्स्ट जो वेरिएशन पढ़ी थी वो कौन सी थी, सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन को किस तरह से एनालाइज किया जाता है उसके लिए भी हम डिफरेंट मेथड्स इसी तरह से पढ़ेंगे।